अब हम देखने लगे हैं कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। स्टैटिस्टिक्स की दो तरह की डेफिनेशन कॉमनली देखी जाती हैं। एक डेफिनेशन है ये जो कि एक नॉन स्टैटिस्टिशियन बैकग्राउंड के पर्सन के लिए हो सकती है, और ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन जो है वो है न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। हमारी डेली लाइफ के अंदर जो भी फैक्ट्स या जो वाक़यात होते हैं, अगर हम उन वाक़यात को न्यूमेरिकली डिस्क्राइब करते हैं तो उसको हम स्टैटिस्टिक कह सकते हैं। जैसे अगर हम देखें किसी शॉप के बाहर प्राइस लिस्ट लगी होती है, या फिर हम होटल में जाते हैं तो वहाँ पर एक मेन्यू कार्ड मिलता है जिसमें तमाम फूड के प्राइसेस होते हैं। या फिर हम टीवी में देख रहे होते हैं कि नेक्स्ट वीक में जो वेदर कंडीशन होगी वो ये रहेगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि इस सिटी में इतने एक्सीडेंट हो गए, या फिर इतने पेशेंट्स जो हैं हो गए हैं। तो इस टाइप के जो हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं उसको हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक। तो बेसिकली यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उस वो डाटा का नाम होता है। कोई भी न्यूमेरिकल डाटा जो होगा उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये सब्जेक्ट जो है वो एक इस तरह की टेक्निक पे बेस करता है जिसमें हम कोई डाटा लेते हैं, उस डाटा पर हमें कोई मकसद जो हमारा होता है वो फुलफ़िल करना होता है। तो हम उस डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम उस डाटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, यानी एनालाइज करते हैं। किसी भी डाटा का जो एनालिसिस होता है वो तब मुमकिन होता है जब हम उस डाटा के ऊपर कुछ स्टेटिस्टिकल मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं। स्टेटिस्टिकल मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हम अपने डाटा को उसकी मदद से एनालाइज कर रहे हैं या अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कोई नतीजा निकल आता है। ठीक हो गया। अब पूरे को मैं दोबारा से समराइज़ करती हूँ। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, स्टैटिस्टिक क्या होता है, कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होगा तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि हमने कोई मकसद हमने जहन में रखा है, और उस मकसद को समझने के लिए या स्टडी करने के लिए हमने डाटा लिया, डाटा को इकट्ठा किया, उस पे कोई मेथड लगाया, मेथड का हमारे पास आ गया आंसर। तो ये तीन स्टेप मिलके हमारे पास बन जाते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अब यहाँ पर चौथा स्टेप हमने इसमें शामिल नहीं किया, तो चौथा स्टेप भी इसी का ही पार्ट है। अगर हम देखें, स्टैट को जो है वो टोटल दो तरह के हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा इसका जो है उसमें हम ये तीन काम करते हैं। इस तरह का पोर्शन जो इन तीन पार्ट्स पे बेस करता है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। और जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक निकाल लेते हैं तो उसकी बेस पे जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक दोनों ही स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन ये स्टैट की दो ब्रांचेस हैं। दोनों ब्रांचेस में हम दो मुख्तलिफ तरह के काम कर रहे होते हैं। इसको अगर रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझें तो सपोज़ एक स्टूडेंट जिसने कोई एकेडमी ज्वाइन की है और किसी सब्जेक्ट के टेस्ट देना शुरू कर दिए हैं। ठीक है। उसने वहाँ पर 5 टेस्ट दिए हैं। पहले टेस्ट के अंदर उसके 18 मार्क्स, 12 मार्क्स, फिर उसके बाद 17, 15 और 11 ये उसके मार्क्स आ गए हैं। ठीक है। ये उसके मार्क्स आ गए हैं। अब उसने क्या करना है, उसने अपने मार्क्स को इकट्ठा किया, तो इसका मतलब उसने स्टैट का पहला काम तो कर लिया। अब उसने इस मार्क्स को इस्तेमाल करते हुए ये देखना है कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की रही है। तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई मेथड लगाएगा। जैसे हम कहते हैं कि मीन वो कैलकुलेट कर लेगा। मीन का मतलब होता है कि हम अंदाज़ा लगाएं कि ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस किस तरह की थी। तो इसकी बेस पे वो मेथड डिसाइड करेगा। मेथड उसने डिसाइड किया कि वो लगा रहा है यहाँ पर मीन, इसका मतलब उसने सेकंड स्टेप भी कर लिया। तीसरा उसने ये कि उसने मीन अप्लाई किया और सपोज मीन का आंसर आ गया है 15। इसका मतलब ये कि उसके टेस्ट की बेसिस पे जो रिज़ल्ट आया है वो ऑन एवरेज 15 मार्क्स आए हैं उसके। अब उसको ये देखना है कि ये जो उसने एकेडमी ज्वाइन की थी किसी टेस्ट की तैयारी के लिए, वो उसने इसलिए ज्वाइन की थी ताकि वो अपने पेपर की तैयारी कर सके। अब वो ये सोचे कि अगर उसके इन टेस्ट में ऑन एवरेज 15 नंबर आए हैं तो पेपर में उसके कितने नंबर आएंगे। तो वो रफली अंदाज़ा लगाता है कि मेरे अगर अभी 15 नंबर आए हैं तो पेपर के अंदर मेरे
14 मार्क्स लाजमी मैं स्कोर कर लूँगा। तो ये 14 मार्क्स अभी उसके आए तो नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो अंदाज़ा लगा रहा है। ये जो अंदाज़ा या जो आइडिया है, इसको हम कहते हैं कि वो प्रिडिक्ट कर रहा है। तो हम जो प्रिडिक्शन वाला काम होता है वो स्टैट की इस ब्रांच के अंदर करते हैं, जिसको कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक। पहली ब्रांच के अंदर हमारी डीलिंग होती है जो भी डाटा हमारे पास मौजूद है, एग्जिस्टिंग डाटा, उसके साथ जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो काम कहलाता है डिस्क्रिप्टिव। और जो हम एग्जिस्टिंग डाटा को लेकर फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं, इन्फर करते हैं, अंदाजे लगाते हैं, आइडियाज़ लगाते हैं, एस्टीमेट बनाते हैं, वो हमारा होता है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक। ये तो हमारा हो गया कि स्टेटिस्टिक क्या होती है और स्टेटिस्टिक की दो ब्रांचेस कौन सी होती हैं। अब अगर नेचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टैट दो तरह काम करती है, सिंगुलर सेंस में भी और प्लूरल सेंस में भी। सिंगुलर का मतलब होता है, हमें पता है कि कोई एक चीज़ हो तो हम कहते हैं सिंगुलर, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो प्लूरल। तो स्टैट सिंगुलर और प्लूरल कैसे होगी? हमने कहा है कि जो स्टेटिस्टिक्स है वो है डाटा। ठीक है, स्टेटिस्टिक क्या है? डाटा। तो हम कहते हैं कि डाटा हमारा सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर डाटा कब होगा? जब एक डिजिट होगा हमारे पास। अगर सिंगल डिजिट है तो वो सिंगल डिजिट अगर हमारे पास है तो वो सिंगुलर डाटा है। अगर हमारे पास मोर देन वन डिजिट है तो जाहिर सी बात है हमारा डाटा प्लूरल होगा। तो अब हमने स्टैट की जो दो अभी डेफिनेशन की हैं, दोनों में से कौन सी डेफिनेशन सिंगुलर थी और कौन सी प्लूरल थी? पहली डेफिनेशन जिसमें हमने कहा कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, इसका मतलब बहुत सारा डाटा है जिसको हमने इकट्ठा कर लिया है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ डाटा पॉइंट ज़्यादा है, तो वो वाली डेफिनेशन हमारी थी प्लूरल स्टेटिस्टिक की। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन में हमने कहा कि स्टैट जो है वो एक इस तरह की टेक्निक है जिसके अंदर हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और कोई रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। अब जाहिर सी बात है जो रिज़ल्ट आएगा वो एक सिंगल वैल्यू आएगी, जैसे कि मीन की वैल्यू अभी हमने निकाली थी और वो आ गई थी 15। तो इस डेफिनेशन को हम कहते हैं सिंगुलर स्टेटिस्टिक। किसी भी सब्जेक्ट के साथ जब हमें कोई डीलिंग करनी होती है, उस सब्जेक्ट को हमें अप्लाई करना होता है, तो उस सब्जेक्ट की कुछ कंडीशंस और कुछ शराइत होती हैं जिनको अगर हम पूरा करेंगे तभी वो सब्जेक्ट काम करेगा, अदरवाइज़ वो अप्लाई नहीं हो सकता। तो इससे पहले कि हम किसी सब्जेक्ट को अप्लाई करें, हमें उसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो जो स्टेटिस्टिक्स है वो कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिन कंडीशन के पूरा होने पे ही काम करता है, अदरवाइज़ उसको अप्लाई करेंगे वो जवाब तो दे देगा लेकिन वो जवाब किसी काम का नहीं होगा। तो जो इसकी कंडीशंस होती हैं हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेटिस्टिक, ये उसकी खसूसियात या फिर उसकी शराइत या कंडीशन होती हैं जो पूरी होंगी तो फिर ये काम करता है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है एग्रीगेट फैक्ट्स। अगर हमारे पास, जो हमने कहा कि स्टैट जो है वो काम तब करती है जब हमारे पास कोई डाटा होगा, अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी, कोई न्यूमेरिकल डाटा होगा तो तभी काम करेगा। अब अगर हम कहते हैं कि मैंने एक टेस्ट दिया और उसमें मार्क्स आ गए हैं 20, अब एक सिंगल वैल्यू है तो इस सिंगल वैल्यू पे स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करें तो ये तो सिंगल वैल्यू है, ना ये जमा हो सकती है, ना इसका मीन निकल सकता है, ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकल सकती है, ना इसका ग्राफ बन सकता है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है तो वहाँ पर स्टैट जो है वो कुछ नहीं कर सकती, ये सिंगल वैल्यू यूज़लेस हो जाती है। तो जब भी स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करना है तो वहाँ पर ज़रूरी है कि हमारे पास जो डाटा वैल्यूज़ हैं वो एक से ज़्यादा हों। एक से ज़्यादा हों यानी कि हमारे पास एग्रीगेट फॉर्म में हो। एग्रीगेट का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ इकट्ठी हों, जैसे हम कहते हैं कि 5 टेस्ट के मार्क्स हमारे पास आए हैं तो वो एग्रीगेट फैक्ट्स हैं। फैक्ट का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि जो लोग हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारी क्लास है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबकी हाइट जो है वो डिफरेंट होगी। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है, चाहे सबसे कोई एक ही एक्टिविटी करवाई जाए, डिफरेंट हमारे पास स्टैट इस तरह के डाटा के साथ डील करता है जिसके अंदर वेरिएबिलिटी मौजूद होती है। जैसे हम कहते हैं मुख्तलिफ लोगों की हाइट, तो हाइट हर पर्सन की मुख्तलिफ होगी, वेरिएबिलिटी होगी उसमें।
हम क्लास के मार्क्स देख सकते हैं, उसमें भी वेरिएबिलिटी होगी। तो तकरीबन हमारी डेली लाइफ में जितने भी फैक्ट्स होते हैं उन सब में तकरीबन वेरिएबिलिटी पाई जाती है। तो इसका मतलब हम उन सब पे जो है वो स्टेटिस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी हमारी कंडीशन है अनसर्टेनिटी। इसका मतलब ये है कि हम डाटा के साथ जो भी डीलिंग कर लेंगे ना, वो डीलिंग हमारी अनसर्टेन रहेगी। अनसर्टेन का मतलब होता है गैर यकीनी, या ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं। तो हम जो भी काम करेंगे उसके जो रिज़ल्ट हम स्टैट की बेस पे निकालेंगे, वो हम ये नहीं कह सकते कि ये रिज़ल्ट 100% आए हैं। हम कहेंगे कि इस पे हमारा कुछ हद तक यकीन है, मतलब कुछ डाउट भी है उस पर और कुछ यकीन भी है, तो इसलिए हमारे रिज़ल्ट अनसर्टेन होंगे। उसके बाद अगला है हमारे पास फैक्ट्स डैट कैन बी डिस्क्राइब न्यूमेरिकली। मतलब हम स्टैट के अंदर इस तरह के फैक्ट्स की बात करते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ऑलरेडी देखा है कि हम डाटा के साथ डील करते हैं और डाटा हमें पता है न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। उसके बाद द फैक्ट्स डैट आर सब्जेक्ट टू रैंडम कॉजेज़। इसमें हम इस तरह के डाटा से के साथ भी डील करते हैं जो डाटा बहुत सारे फैक्ट्स की बेसिस पे आता है। जैसे हम कहते हैं किसी इंसान की हाइट, तो हाइट कम होने में या ज़्यादा होने में किन किन चीज़ों का हाथ हो सकता है। हाथ हो सकता है कि उसकी फ़ूड कैसी है, उसके पेरेंट्स की हाइट कैसी है। तो ये हाइट जो है उस पर्सन की, वो बहुत सारी वजूहात की वजह से है। तो सब्जेक्ट टू रैंडम कॉजेज़, ठीक है। वैलिड ऑन एवरेज। जब हम स्टैट का कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है जो मेथड हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है वो हमेशा ही हर सूरत में ठीक होगा। हम अगर एक मेथड को अप्लाई करते हैं एक बार, तो उसका रिज़ल्ट हो सकता है ठीक हो या ना ठीक हो। अगर उसी काम को हम बार बार करते हैं तो ऑन एवरेज वो काम ठीक हो सकता है। स्टैट ये श्योर नहीं करती कि जो वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगी वो 100% ट्रू रिज़ल्ट होंगे। अब हम डिस्कस करने लगे हैं वेरिएबल को। देखें, ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई भी आम मटेरियलिस्टिक चीज़, इंसान जैसे टेबल चेयर या कोई भी पर्सन, उसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी खसूसियात होती हैं। जैसे अगर हम मिसाल लें कि ऑब्जेक्ट हमारा है इंसान या ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन के अंदर एज जो है वो उसकी एक करेक्टरिस्टिक है, वेट भी उसकी करेक्टरिस्टिक है, हाइट भी, मार्क्स भी, उसकी ब्यूटी भी, ये सारी उसकी करेक्टरिस्टिक हैं। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। अब बात यह है कि हम उन करेक्टरिस्टिक में किस करेक्टरिस्टिक को स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये करेक्टरिस्टिक हमारे पास दो तरह की सिचुएशन में काम करती है। कुछ करेक्टरिस्टिक ऐसी होती हैं जो एक इंसान से या एक ऑब्जेक्ट से जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट में उसी करेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं तो वो चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम देखें कि एक इंसान की जो एज है वो है 24, दूसरे इंसान की एज को हम स्टडी करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी एज 24 ही होगी। उसकी एज 24 हो भी सकती है और कोई और भी एज हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब एज जो है वो हर इंसान की डिफरेंट हो सकती है। तो ये जो डिफरेंस है या जो फ़र्क है, इसको हम कहते हैं कि ये है उस पर्सन का वेरिएबल। वेरिएबल यानी कोई भी ऐसी किसी इंसान की खूबी या करेक्टरिस्टिक जो कि वेरी यानी चेंज, एबल यानी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ इंसान के अंदर, किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ के अंदर जो चेंज हो सकती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। और कोई ऐसी चीज़ जो सब मटीरियल्स में कॉमन होती है, वो उसका कहलाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। हमारे पास दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, खसूसियात दो तरह की हो सकती हैं। या तो खसूसियत वेरिएबल होगी या होगी कांस्टेंट। कांस्टेंट जो हर इंसान से दूसरे इंसान में सेम होती है, और वेरिएबल वो जो सब में चेंज हो सकती है। जैसे कि सबकी इनकम डिफरेंट हो सकती है, एक क्लास में हर बच्चे के मार्क्स डिफरेंट हो सकते हैं, हाइट डिफरेंट हो सकती है, ब्यूटी डिफरेंट हो सकती है। तो ये तमाम के तमाम जो है ये कहलाएंगे वेरिएबल। एज भी एक वेरिएबल है, वेट भी एक वेरिएबल है, हाइट भी एक वेरिएबल है। अब जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल की आगे फर्दर कैटेगरीज हैं। वेरिएबल की अगर कैटेगरीज की जाएँ तो दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक ऐसा वेरिएबल जिनको हम न्यूमेरिकली लिख सकते हैं, और दूसरा ऐसा जिसको हम न्यूमेरिकली डिस्क्राइब नहीं कर सकते बल्कि स्टेटमेंट की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो न्यूमेरिकली जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल,
और जिसको हम नॉन न्यूमेरिकली या स्टेटमेंट की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल का मतलब ये है कि किसी का आई कलर, हेयर कलर, किसी की ब्यूटी, ये सब चीज़ें जो हैं ये हैं एक स्टेटमेंट के। कोई बहुत ब्यूटीफुल है, लॉन्ग हेयर्स हैं, ब्राउन आइज़ हैं, ये हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते न्यूमेरिकली। दूसरा हमारे पास है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिसको हम न्यूमेरिकली कह सकते हैं कि किसी की हाइट जो है वो 4.2 फीट है और किसी का वेट 65 केजीज़ है। तो ये इस तरह की खसूसियात किसी इंसान की या ऑब्जेक्ट की जिसको हम नंबर्स या न्यूमेरिक फॉर्म में बता सकते हैं, और वो ऐसी खसूसियात जिनको हम स्टेटमेंट में बता सकते हैं जिनको हम नाप नहीं सकते, तो वो नॉन न्यूमेरिक होंगी। तो हमारे पास क्वालिटेटिव या नॉन न्यूमेरिक जो वेरिएबल होगा उसके मज़ीद दो नाम हैं। उसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहते हैं और उसी को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल जो है वो क्वालिटेटिव है, और क्वालिटेटिव को हम नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल या एट्रीब्यूट भी कहते हैं। दूसरी टाइप है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जो कि न्यूमेरिक वेरिएबल होता है। तो स्टैट में चूँकि हमारी डीलिंग होती है न्यूमेरिक वेरिएबल के साथ, तो न्यूमेरिक वेरिएबल जो है उसकी मज़ीद दो तरह की आगे टाइप्स होती हैं। एक टाइप को कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरी टाइप को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब कॉन्टिन्यूस के नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ है जो मुसलसल चलती जा रही है, जिसमें कहीं भी कोई ब्रेक या स्टॉप नहीं है, कंटिन्यूस है। जैसे हम कहते हैं कि हाइट जो है वो कंटिन्यूस होती है, क्योंकि किसी की हाइट जो होगी वो 4 फीट भी हो सकती है, 4.25 फीट भी हो सकती है। वेट किसी का 65.32, मतलब पॉइंट्स में जो हमारे पास डाटा होगा जिसकी एंड लिमिट डिफाइन नहीं होगी, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस। ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब कोई भी ऐसा डाटा जो होल नंबर की फॉर्म में होता है, जो पॉइंट की फॉर्म में ना हो, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट। जैसे हम कहते हैं कि क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, तो हम कहेंगे 25 स्टूडेंट है, हम नहीं कह सकते कि 25.1 स्टूडेंट है। तो इस तरह का जो डाटा होगा उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, और ये है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब हम आ जाते हैं मेजरमेंट स्केल पे। जब हम बाज़ार शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हमें अगर कपड़ा ख़रीदना है तो हम मीटर्स में लेंगे, अगर हमें फ्रूट लेना है तो वो हम केजीस में लेंगे, अगर हमें गोल्ड लेना है तो वो हम तोले में लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो हम जो भी अपनी डेली आइटम ले रहे हैं वो हर आइटम जो है एक मुख्तलिफ पैमाने पे नापी जाती है और फिर हमें दी जाती है। तो सारी चीज़ें एक ही पैमाने पर नाप कर सेल नहीं की जा सकती, क्योंकि हर किसी की क्वालिटी डिफरेंट है, हर किसी का मियार हुजम जो है वो मुख्तलिफ होता है। इसी तरह स्टैट के अंदर जो हमारा डाटा होता है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल, जैसे कि हमने कहा था एज, हाइट, वेट, मार्क्स, आई कलर, एजुकेशन, ये सब के सब वेरिएबल्स हैं। तो इन वेरिएबल को भी उनकी नेचर के अकॉर्डिंग हम मुख्तलिफ पैमानों पे नापते हैं। ये पैमाने हमारे पास चार तरह के हैं: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। अब ये पैमाने चूँकि हमारे पास वेरिएबल दो तरह के थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो पहले जो दो हमारे पास स्केल्स हैं ये यूज़ होते हैं क्वालिटेटिव के लिए, और ये वाले दो जो होंगे इन पर हम नापते हैं क्वांटिटेटिव को। ठीक है। ये वो जिसमें डाटा जो होगा वो नॉन न्यूमेरिक होगा, ये वो जिसमें डाटा हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होगा। अब हम हर पैमाने के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करते जाएंगे तो अगला हमारे पास स्केल बनता जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं नॉमिनल स्केल की तरफ। नॉमिनल का जो वर्ड है वो निकला है नेम से या फिर कैटेगरी से। जैसे हर इंसान का नाम होता है, तो हर इंसान का जो नाम होता है, जैसे किसी पर्सन का नाम है आयशा, इकरा, तो ये दो नाम्स हैं। तो नेम जो है वो एक वेरिएबल है। अब दोनों नाम जो हैं हम नहीं बता सकते कि ये नाम ज़्यादा सुपीरियर है, ये नाम ज़्यादा सुपीरियर है। ये हमें पता है कि ये पर्सन अलग है, ये पर्सन अलग है। तो नॉमिनल स्केल में हम इस तरह के वेरिएबल की बात करते हैं जिसमें हम फ़र्क कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से ये अच्छा है या ये अच्छा है। दोनों कैटेगरीज हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इस तरह की कैटेगरी को हम कहते हैं नॉमिनल स्केल। जैसे कि
जेंडर के अंदर मेल और फीमेल, हमें पता है कि दो ऑपोजिट कैटेगरीज हैं, मेल एक ऑपोजिट कैटेगरी है, फीमेल एक ऑपोजिट है, लेकिन दोनों में कोई भी सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है। इसी तरह अगर हम कहें आई कलर, तो आई कलर में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लेकिन हर कैटेगरी दूसरे से डिफरेंट होती है, कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती। और इसी तरह रिलीजन भी नॉमिनल स्केल की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्डिनल स्केल पे। हमने कहा कि जो नॉमिनल स्केल है उसमें हम बात करते हैं कैटेगरीज़ की, या कोई भी हमारे पास ऐसी वेरिएबल जिसमें हम फ़र्क नहीं कर सकते। अगर हमारे पास हम इसमें ऐड कर दें कि हमें पता चल जाए कि डिफरेंस क्या है, तो फिर वो हमारा नॉमिनल वेरिएबल बन जाएगा, स्केल बन जाएगा ऑर्डिनल स्केल। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्रेड्स की, ग्रेड्स में हमारे पास हमें पता है कि ए ग्रेड आता है, बी आता है, सी आता है। अब यहाँ पर ये जो ग्रेड है, हमें नहीं पता कि ए ग्रेड वाले ने कितने मार्क्स लिए हैं, बी वाले ने कितने लिए हैं, इन दोनों में फ़र्क कितना है। लेकिन हमें ये पता है कि ए ग्रेड बी ग्रेड से अच्छा होता है। तो इसका मतलब ऐसी हमारे पास कैटेगरीज जिनमें हमें पता हो कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी बुरी है, तो उसको हम नापते हैं ऑर्डिनल स्केल के ऊपर। अगला स्केल हमारे पास है इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। इंटरवल स्केल जो होता है वो ऐसा स्केल होता है जिसमें हम न्यूमेरिकल डाटा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरह की वैल्यूज़ जिनमें ज़ीरो जो पॉइंट है ना, ज़ीरो वैल्यू, वो उसको वैनिश नहीं करता। ज़ीरो नॉट वैनिश। वैनिश का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि किसी की इनकम ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये कि उसकी कोई अर्निंग है ही नहीं। जैसे हम कहते हैं पेपर में मार्क्स ज़ीरो आ गए, इसका मतलब कोई मार्क्स गेन ही नहीं किए। तो ऐसा वेरिएबल जिसमें ज़ीरो जो है वो उस चीज़ की क्वालिटी को या उसकी इम्पोर्टेंस को ख़त्म ना करे, उसको हम नापेंगे इंटरवल स्केल पे। जैसे हम कहते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंटरवल स्केल की एक एग्जांपल है। जब हम कहते हैं टेम्परेचर ज़ीरो है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर ख़त्म हो गया। इसका मतलब होता है कि कुछ टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। तो टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं इंटरवल स्केल पे। लास्ट हमारी जो टाइप है वो है रेशियो स्केल। हमारी आम रूटीन में जितने भी वेरिएबल होते हैं ना, उसको सबको हम रेशियो स्केल के ऊपर नापते हैं। तो रेशियो स्केल एक इस तरह का स्केल होता है जिसमें ज़ीरो जो है, ज़ीरो पॉइंट, वो उस वेरिएबल को वैनिश कर देता है। वैनिश का मतलब ख़त्म कर देता है। जैसे हम कहते हैं एज, वेट, हाइट, मार्क्स, ये तमाम के तमाम वेरिएबल में जो ज़ीरो पॉइंट होता है ना, उसका मतलब है कि इस वेरिएबल की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या ये ज़ीरो पॉइंट पे है। जैसे सैलरी ज़ीरो है, इसका मतलब कि सैलरी कुछ भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हम मेजर करते हैं रेशियो स्केल के ऊपर। जब हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के साथ डील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारे जो रिज़ल्ट्स होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है, जिसको हम कहते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि हम कहते हैं कि जी हमने किसी की हाइट रिकॉर्ड की है, या फिर हम कहते हैं कि जी हमने किसी के मार्क्स रिकॉर्ड किए हैं, तो मार्क्स उसके आए हैं 25.256। ठीक है। अब इस तरह का फ़िगर लिखने की बजाय हम उसको राउंड ऑफ करके कह देंगे कि उसके मार्क्स 25 आए हैं। ठीक है। असल में जो उसका रिज़ल्ट था वो ये था, और हमने ले लिया ये। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू थी उसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है। और जो हमने अपनी आसानी के लिए ले ली है राउंड ऑफ करके, उसको हम कहते हैं ऑब्ज़र्व्ड वैल्यू। ठीक है। अब हमारे पास चूँकि हमने असल वैल्यू के बजाय अपनी आसानी के लिए कोई, अगर हम अपनी असल वैल्यू जो ट्रू वैल्यू थी उसको एक फ़र्ज़ी नोटेशन या नाम दे दें, हम कह देते हैं ये है x प्लस ई, या x प्लस, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और जो वैल्यू हमने एज्यूम की है हम कहते हैं ये x है। ठीक है। तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू और जो वैल्यू हमने ऑब्ज़र्व की है उसमें फ़र्क जो होगा, उसका डिफरेंस हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? इसमें से हम माइनस करेंगे x को, तो पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास e। तो e कहलाता है एरर, या वो फ़र्क जो हमारे हमने वैल्यू इग्नोर करने की वजह से आया है। ठीक है। इसको कहते हैं एरर। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड करें? अपनी इस ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू को हमने क्या नाम दिया हुआ है? x प्लस एरर। ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन जाती है इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर।
अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो ये बन जाता है परसेंटेज एरर। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली और है, जो हमारे पास सिंपल एरर होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और जो रिलेटिव या फिर परसेंटेज एरर होता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है ये हम आगे वाले चैप्टर्स में जाके समझेंगे। ठीक है। अब हमारे पास एरर कोई भी हो, किसी भी तरह से आ रहे हों, तो वो हमारे पास दो तरह की नेचर के हो सकते हैं। एक नेचर होती है इसकी बायस्ड और एक होती है अनबायस्ड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बायस्ड और अनबायस्ड। देखें, अगर कोई हमारे बारे में ओपिनियन देता है और वो ओपिनियन इसलिए देता है कि वो उसका अपना ज़ाती कोई हमारे बारे में ख्याल फिक्स है, तो इसका मतलब वो अपनी उस सोच की वजह से हमारे बारे में राय दे रहा है, हमारी एक्चुअल पर्सनालिटी पे वो राय नहीं दे रहा। तो इस बारे में हम कह सकते हैं कि उसकी थिंकिंग जो है वो बाइस्ड है, यानी यक तरफा है या फिर गलत है, क्योंकि वो सही जजमेंट ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई हमारी क्वालिटीज़ या फिर ख़ामियों को इग्नोर करके हमारे बारे में राय दे रहा है, तो हम कहेंगे कि वो हमारी एबिलिटी की बेस पे हमें जज कर रहा है, यानी कि वो अनबायस्ड व्यू हमारे बारे में दे रहा है। यही सेम केस होता है हमारे डाटा के बारे में। अगर हमारा जो एरर होता है वो एरर होता है इस तरह का, जो कि इकट्ठा होता जाता है, जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, उस एरर को हम कहते हैं बायस्ड एरर। बायस्ड को हम सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं, क्यूमुलेटिव एरर भी कहते हैं। और अनबायस्ड ऐसा एरर होता है जो वक्त के साथ ख़त्म होता जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल एरर या फिर अरेडिक एरर। सॉरी, अरेडिक नहीं, रैंडम एरर। अब हम आ जाते हैं कि हमने कहा कि स्टैट डाटा के साथ डील करती है, तो डाटा हमारे पास आता कहाँ से है। तो ये जो डाटा होता है हमारे पास, ये आता है दो तरह की सोर्सेज से। एक सोर्स क्या होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की हमें हाइट पता करनी है। ठीक है। अब वो पूरी की पूरी जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के तमाम जो स्टूडेंट होंगे वो कहलाएंगे हमारी पॉपुलेशन। ठीक है। और हम अगर क्या करेंगे, हमें वैसे करना तो ये चाहिए कि हम उस पूरी यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट से जाके उनकी हाइट पूछें, ये नहीं फिर हम अपनी पॉपुलेशन को स्टडी करें और उनसे हाइट पूछ के उसको रिकॉर्ड कर लें। तो अगर तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन में हर पर्सन से जाके रिकॉर्डिंग लेते हैं, तो इसका मतलब हम ये काम जो कर रहे हैं इसको हम कहते हैं कंप्लीट एन्यूमरेशन या फिर सेंसस। जैसे कि गवर्नमेंट जो है कुछ एजुकेटेड पर्सनस को लोगों के घरों में भेजती है और वो आकर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके जाते हैं हर इंसान से, हर किसी पर्सन के बारे में। तो इसको कहते हैं सेंसस, जिसमें तमाम के तमाम लोगों के बारे में हम सारी डिटेल्स इकट्ठी करते हैं। दूसरा तरीका वो होता है कि हम अपनी पॉपुलेशन में से ना, उस पॉपुलेशन में से चंद लोगों के बारे में स्टडी कर लें या कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन ले लें। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारे पास 1 लाख स्टूडेंट हैं, हम उसमें से 10,000 स्टूडेंट के पास जाएं और उनसे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, तो अब हमारे जो 10,000 स्टूडेंट होंगे वो कहलाएंगे सैम्पल, और सैम्पल से जो हम डाटा इकट्ठा करेंगे वो कहलाएगा सर्वे। ठीक है। इसको सेंसस को कंप्लीट एन्यूमरेशन और सर्वे को पार्शियल एन्यूमरेशन भी कहते हैं। अब ये वो दो तरीके थे जहाँ से हम डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। डाटा हम इकट्ठा कर सकते हैं पॉपुलेशन से या सैंपल से। पॉपुलेशन से जो डाटा हमें मिलेगा वो हम इकट्ठा किस तरीके से करते हैं, सेंसस के थ्रू, और सैंपल के डाटा को हम इकट्ठा करते हैं सर्वे के थ्रू। ठीक है। अब ये जब डाटा हम इस्तेमाल कर लेते हैं, मेथड हम यूज़ कर लेते हैं, तो डाटा हमारे पास जो आता है फ्रेश फॉर्म में, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा को हम रॉ डाटा भी कहते हैं। रॉ का मतलब होता है कच्चा या फ्रेश। जैसे कि हमारे पास कच्ची वेजिटेबल्स होती हैं, तो वो हमारे पास रॉ फॉर्म में होती हैं। जब हम उसको कुक कर लेते हैं तो वो हमारे पास बन जाती हैं सेकेंडरी फॉर्म में, यानी कि अब उनकी एक्चुअल जो शक्ल थी वो नहीं रही। तो अगर तो हमने डाटा भी इकट्ठा किया और उसको किसी भी जगह इस्तेमाल नहीं किया, हम फर्स्ट यूज़र हैं उस डाटा के, तो वो डाटा कहलाएगा प्राइमरी डाटा। लेकिन अगर किसी और ने डाटा इकट्ठा किया था और हमने किसी से लेकर डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम हैं सेकंड यूज़र।
तो हम कहेंगे कि ये है सेकेंडरी डाटा। जैसे कि हम अगर मोबाइल जो है वो न्यू लेते हैं कंपनी की तरफ से पैकिंग में, तो वो हमारे पास होता है, हम होते हैं उसके प्राइमरी यूज़र। अगर हम किसी और का यूज्ड मोबाइल लेते हैं तो वो होता है सेकेंडरी मोबाइल, या फिर हम उसके सेकेंडरी यूज़र होते हैं। प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जिसमें से कुछ सोर्सेज यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला तो सोर्स ये होता है कि हम खुद जाते हैं और जिससे भी हम डाटा लेना चाह रहे हैं उस पर्सन से जाके हम डाटा ले लेते हैं। जैसे कि ये देखें, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये है कि जिस इंसान से हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम खुद पर्सनली जाते हैं और उस इंसान से जाकर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड हमारे पास पॉइंट है इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसका मतलब ये है कि हम जिस इंसान से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो या तो हमें इंफॉर्मेशन देना नहीं चाह रहा, या फिर वो हमारे से इतना दूर है कि हम हमारी उस तक असेस नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने रेफरेंस पे किसी और को भेजते हैं और वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। तो वो भी जो डाटा इकट्ठा होगा हमारे पास, वो डाटा भी प्राइमरी डाटा ही कहलाएगा। अगला तरीका है कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर का मतलब ये है कि हम जो जो सवाल किसी इंसान से पूछना चाह रहे हैं वो सारे सवाल हम एक पेपर के ऊपर लिखते हैं, और जिन लोगों से हम वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पेपर हम जाके उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो लोग उनका आंसर करते हैं क्वेश्चन पेपर्स पे, और हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है प्राइमरी डाटा की सूरत में। अगला तरीका हमारे पास है एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर की एग्जांपल वही है जैसे गवर्नमेंट सेंसस करवाती होती है, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ट्रेन करके लोगों को भेजती है हमारे घरों में, और वो हमें गाइड करते हैं कि उनको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और फिर हम उनको उनके क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड कर देते हैं। अगला सोर्स हमारे पास है लोकल सोर्सेज। लोकल सोर्सेज का मतलब ये होता है कि कुछ अदारे इस तरह के गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं जो डेली या मंथली ईयरली बेसिस पे डाटा को इकट्ठा करते रहते हैं और डाटा का रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। जब भी किसी कंपनी को, गवर्नमेंट को, किसी को भी वो इंफॉर्मेशन या डाटा चाहिए होता है तो वो उन लोकल एजेंसी से रब्ता करते हैं और वो डाटा ले लेते हैं। इसके अलावा एक सोर्स है कंप्यूटर इंटरव्यू। मतलब हम कंप्यूटर के थ्रू किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हम टेलीफोन पर किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं, और बाज़ औक़ात हम यूट्यूब पे भी देखते हैं, वहाँ पर एक 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उसको भी रिस्पॉन्ड करते हैं। वो भी प्राइमरी डाटा का हमारे पास एक सोर्स होता है। सेकेंडरी डाटा के अंदर वो तमाम के तमाम तरीके आ जाते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी पब्लिश डाटा होता है। जैसे कोई आर्टिकल होता है, कोई बुक होती है, कोई न्यूज़पेपर, मैगज़ीन के अंदर जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो सारी सेकेंडरी सोर्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये था हमारे पास इसका पहला चैप्टर जिसमें हमने तमाम बेसिक्स को डिस्कस कर लिया।